निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह महामारी रोग अधिनियम 1895 में संशोधन करता है जो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध बनाता है। दूसरा, अध्यादेश में हिंसा की परिभाषा में उत्पीड़न, शारीरिक चोट एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट है, अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा करने पर 3 माह से लेकर 5 वर्ष तक कैद व 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक जुर्माने की सजा है। आपको बताना है कि महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार चर्चा में है एक मुद्दा जिसके चलते ये अध्यादेश लेके आया गया, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, लेकिन 1 रॉन्ग है। अब 1 रॉन्ग क्यों है ये देखते हैं। देखो इसमें लिखा है महामारी रोग संशोधन अधिनियम 1895। ये 1895 का नहीं है स्टूडेंट, ये 1897 का है और पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में है, जो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाता है। ठीक है, बाकी सब पूरा ठीक हो जाएगा। सेकंड में जो इसमें वायलेंस की डेफिनेशन में उत्पीड़न को, शारीरिक चोट को और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें फिर जो तीसरा स्टेटमेंट है कि अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अगर हिंसा होती है तो 3 माह से लेकर 5 वर्ष तक कैद और 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, ये बात की गई है, लेकिन इसके साथ एक और प्रावधान किया है कि अगर हिंसा होती है तो सज़ा के लिए जो मैंने तीसरा स्टेटमेंट लिखा है वो प्रावधान है, लेकिन यदि इनको अगर गंभीर चोट पहुंचाई जाती है, गंभीर चोट स्वास्थ्य कर्मियों को, तब क्या होगा। तब इस मामले में 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की कैद होगी व 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। ये बात ध्यान रखना, अगर हिंसा होती है तो ये प्रावधान है, लेकिन अगर गंभीर चोट होती है तो फिर 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक का प्रावधान है। तो इस बात को हम याद रखेंगे। तो बेसिकली अगर पूरी रेंज देखें हम कि जो इस संशोधन के अध्यादेश में बताया गया है, तो मिनिमम 3 माह से लेके और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 7 ईयर। ये स्टेटमेंट एक ऐसे भी बनाया जा सकता था कि इस अध्यादेश के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अगर कोई हिंसा या गंभीर चोट की घटना होती है तो न्यूनतम 3 माह से लेके अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, बिल्कुल है। और फिर ये राशि कितनी हो जाती, न्यूनतम 50,000 रुपये से अधिकतम 5 लाख रुपये। तो दोनों तरीके से स्टेटमेंट बनाया जा सकता था। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इस एमसीक्यू का आधार क्या है। ये देखिए, द हिंदू में प्रकाशित खबर है कि अटैक्स ऑन हेल्थ वर्कर्स टू अट्रैक्ट अप टू 7 ईयर्स इन प्रिजन्स। मतलब अगर स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला किया जाता है तब 7 साल तक की क्या होगा, कैद का इसमें प्रावधान किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी दिनों से कोविड-19 की जो महामारी की स्थिति बनी हुई है, इसमें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा, पुलिस कर्मियों द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है और कुछ लोगों द्वारा उनके ऊपर अटैक की घटनाएं की जा रही है, उनके साथ वायलेंस की घटना हो रही है, उनके साथ अभद्रता की घटना की जा रही है। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उनके साथ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। तब ऐसे में ये अध्यादेश एक महत्वपूर्ण अध्यादेश है जो बिल्कुल लोगों की हरकतों पे कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद करेगा। अब चलते आगे। ये देखिए,
इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। महामारी रोग अधिनियम 1857 के संशोधन के लिए अध्यादेश की घोषणा। ये देखते हैं, 5 पॉइंट है, पढ़ लेते हैं एक बार। इस अध्यादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मौजूदा महामारी के दौरान किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा और संपत्ति को लेकर जीरो टॉलरेंस होगा। डेफिनेटली सी बात है, होना भी चाहिए। दूसरा, अध्यादेश में हिंसा को, उत्पीड़न, शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान को शामिल करते हुए परिभाषित किया गया है। मतलब वायलेंस की कैटेगरी में क्या आएगा? उत्पीड़न भी हो सकता है, शारीरिक चोट भी हो सकता है, और संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया है वह भी शामिल है। और हेल्थ केयर सेवा कर्मी है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, जिसमें पब्लिक और क्लिनिकल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जैसे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल वर्कर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इन सबको शामिल किया गया। एक्ट के तहत बीमारी के प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए काम करने वाला अधिकार प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति, मतलब ये तो है ही है, उसके अलावा अगर इस एक्ट के तहत इस बीमारी को, इसके प्रकोप को रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति अधिकार प्राप्त है, जो कार्य कर रहा है इसको रोकने के लिए, और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा घोषित ऐसे व्यक्ति भी शामिल है। ये इसकी और एक्सटेंशन दिया गया है इसकी कैटेगरी को यहाँ पे। तीसरा देखिए, यह संशोधन हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाता है। बिल्कुल, ये हमने स्टेटमेंट में भी यूज़ किया था पहले। फिर देखिए नेक्स्ट है, हिंसा के ऐसे कृत्यों को करने या उसके लिए उकसाने पर 3 महीने से लेके 5 साल तक की जेल और 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की सज़ा हो सकती है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया। फिर देखिए, अगर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कारावास की अवधि 6 महीने से लेके 7 साल तक होगी और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा पीड़ित की संपत्ति को अगर नुकसान, मतलब अगर ऐसे लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो जो अपराधी है, जो उनके खिलाफ अपराध कर रहा है, वो बाजार के मूल्य का 2 गुना हर्जाना भी देगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर किसी की, सपोज करो आपने उसकी कोई भी संपत्ति है, कार को तोड़ा सपोज करो, और वो कार की कीमत 5 लाख है, तो अपराधी को बाजार मूल्य का कितना, 2 गुना देना होगा, लगभग 10 लाख रुपए। ठीक है, इस तरह के प्रावधान किए गए हैं इसमें। उसके साथ साथ 30 दिन के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा अपराध की जांच की जाएगी और सुनवाई 1 साल में पूरी होनी चाहिए, जब तक कि कोर्ट द्वारा लिखित रूप से कारण बताते हुए इसे आगे नहीं बढ़ाया जाए। मतलब नॉर्मली 1 साल के अंदर इस पूरे मामले की क्या हो जानी चाहिए, सुनवाई। सिर्फ एक इसमें क्या होगा, इसका जो कैसे इसको एक्सटेंड किया जा सकेगा, अगर कोर्ट द्वारा लिखित रूप में कारण बताते हुए बोल दिया जाए कि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब उसी कंडीशन में 1 साल से आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज 1 साल के अंदर पूरी की पूरी सुनवाई पूरी करनी होगी। चलते हैं आगे। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। फेलूदा, जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही। पहला, यह एक निम्न लागत एवं पेपर स्ट्रिप आधारित टेस्ट है जो कोरोना वायरस की जांच कर सकता है। दूसरा, यह जांच के लिए कैस 12, थोड़ा इसको लिखने में टाइपिस्ट से गलती हुई है, ऐसे लिखा जाएगा कैस 12 और कैस 13 प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। अब आपको बताना है कि फेलूदा के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन ए, बी, सी और डी इसमें से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना आप। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट हुआ और 2 रॉन्ग हुआ। अब देखते हैं पहला करेक्ट क्यों है। डेफिनेटली सी, ये फेलूदा जो है एक निम्न लागत और पेपर स्ट्रिप आधारित टेस्ट है जो कोरोना वायरस की जांच कर सकता है। अब इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसके जांच के लिए केस 12 और केस 13 प्रोटीन का नहीं, बल्कि इन दोनों के अलावा केस, आपने नाम सुना होगा, केस 9 प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात याद रखेंगे। और यह जो टेस्ट है, बेसिकली जो ये टेस्ट है, ये आपने एक टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, क्रिस्पर केस 9, इस टेक्नोलॉजी पे ये आधारित है। इसको याद रखेंगे, एक जीन एडिटिंग तकनीक है ये।
तो ये कोविड-19 का जो बीमारी है उसमें कोरोना वायरस की जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है हमें। और ये एक निम्न लागत का है। बेसिकली बोला जाता है कि अगर इसको अप्रूव मिलता है तो सिर्फ 500 रुपये में ही ये क्या कर देगा, कोरोना वायरस की जांच कर देगा, जो कि अभी का हमारा RT-PCR टेस्ट है वो इसकी जांच का कितना महंगा है, वो 4500 रुपये का वो टेस्ट है, जिसकी तुलना में काफ़ी सस्ता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। देखते हैं अब इस MCQ को क्यों बनाया। ये देखिए न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर है 24 अप्रैल। ये देखिए, लो कॉस्ट कोरोना वायरस टेस्ट किट नेम्ड आफ्टर फेलुदा गेट्स रिजल्ट इन लेस देन 1 आवर। मतलब ये 1 घंटे से कम समय में कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर देता है ये किट। अब इसका नाम फेलुदा क्यों पड़ा, देखो पहले तो ये जानते हैं। ये देख सकते हैं नेम्ड आफ्टर फेलुदा। बेसिकली क्या है फेलुदा, ये डिटेक्टिव कैरेक्टर है किसकी, जो सत्यजीत रे है उनका, जो कहानियों में एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है, आप ध्यान रखना। और सत्यजीत रे कौन है, एक लीजेंडरी फिल्म मेकर है। तो उनके जो अधिकांश कहानियों में एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है उसके नाम के क्या है, फेलुदा, वो जांच करता है। और उसी के नाम पे कोविड-19 के टेस्टिंग की जो किट है इसका भी जो नाम रखा गया है फेलुदा रखा गया है। इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा डिटेल में मैंने आगे स्लाइड लगाई है, वहाँ पे बताता हूँ मैं फेलुदा के बारे में। ये देखिए, ये फेलुदा इट इज़ ए लो कॉस्ट, कम लागत का पेपर स्ट्रिप आधारित क्या है, टेस्ट है, जो कि न्यू कोरोना वायरस को विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर उसकी जांच कर लेता है। डेवलप्ड बाय, किसने इसका विकास किया, साइंटिस्ट एट द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के वैज्ञानिकों ने, जो इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, मतलब CSIR IGIB के वैज्ञानिकों ने इसको क्या किया है, विकसित किया है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट अराउंड 500 अगेंस्ट द RT-PCR टेस्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि RT-PCR टेस्ट अभी इस्तेमाल किया जाता है और उसकी लागत कितनी है, 4500 रुपये, और फेलुदा की कितनी होगी, 500 रुपये। द टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन ए बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम प्रोटीन कॉल्ड Cas9। ये देखिए Cas9 पर आधारित है ये। इट यूजेस कटिंग एज जीन एडिटिंग टूल CRISPR-Cas9 सिस्टम। देखो CRISPR-Cas9 पे UPSC ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है और हमेशा ही पिछले, अगर मैं कहूँ पिछले 5 साल से UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, हर साल कम से कम एक क्वेश्चन रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली ज़रूर रहेगा। इसलिए जब भी आप अपना साइंस टेक तैयार करें तो बायोटेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से तैयार करना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के आ रहे हैं। चलते हैं आगे। अगर किसी दिन आप कहोगे तो मैं 15 से 20 क्वेश्चन जो बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी ये कैसे काम करती है, इस पे भी मैं 15-20 क्वेश्चन लेके आ सकता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे जो ये बांध है हमारा, इसका नाम है कसोवाल बांध। कसोवाल बांध बोलेंगे, बांध नहीं बोलेंगे, ब्रिज को पुल बोलते हैं। तो कसोवाल ब्रिज का निर्माण निम्नलिखित किस नदी पर किया गया, चिनाब, झेलम, रावी और व्यास। तो आपको बताना है कि कसोवाल ब्रिज है उसका निर्माण निम्नलिखित किस नदी पर किया गया है, वो चिनाब है, झेलम है, रावी है या व्यास है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रावी पे निर्मित किया गया है। जानते हैं कसोवाल जो ब्रिज के बारे में अगली स्लाइड में। ये देख सकते हैं न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर है, कसोवाल एनक्लेव अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है ये एनक्लेव। गेट्स फर्स्ट परमानेंट लिंक, मतलब पहली बार इसको एक परमानेंट लिंक मिला है किसके लिए, जो भारत की मुख्य, जो शेष भारत से जोड़ने के लिए, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे लोकेटेड है कसोवाल एनक्लेव, उसको शेष भारत से जोड़ने के लिए एक परमानेंट जो लिंक बनाया गया है। और इसका निर्माण किसने किया है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो BRO के ऊपर मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ MCQ की पुरानी सीरीज़ में। और ये देख सकते हैं कसोवाल एनक्लेव है इन पाकिस्तान विद रेस्ट ऑफ कंट्री, इसको
शेष भारत से जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे ये कसोवाल ब्रिज दिखाया गया है और ये खबर देख सकते हैं आप, पीआईबी में भी प्रकाशित है। ये 22 अप्रैल की खबर है। सीमा सड़क संगठन ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कसोवाल एन्क्लेव को जोड़ने के लिए 484 मीटर के एक स्थायी पुल का निर्माण किया। और अब से पहले यहाँ पे एक और पुल था, उस पुल का नाम था जिससे जुड़ा था पंटून पुल। ठीक है, इससे पूर्व भी एक पुल था यहाँ पे पंटून पुल, उसके माध्यम से जुड़ा था। अब ये है हमारा कसोवाल पुल, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है और इसको वेरी इंपॉर्टेंट नोट करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में रही E4J पहल, E4J इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्तर के लिए डिज़ाइन की गई शिक्षा गतिविधियों के जरिए कानूनी संस्कृति के जरिए अपराध को रोकने की पहल है। सोच समझ के पढ़ना पहले स्टेटमेंट को। दूसरा, इस पहल की शुरुआत इंटरपोल द्वारा की गई। अब आपको बताना है कि E4J इनिशिएटिव के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, और ऑप्शन A, B, C और D में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A। ऑप्शन A का मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना कि जो E4J, मैं बता देता हूँ, E4J यह प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों के लिए डिज़ाइन की गई शिक्षा गतिविधियों के जरिए कानूनी संस्कृति के जरिए अपराध को रोकने की एक पहल है। दूसरा, इस पहल की शुरुआत इंटरपोल द्वारा की गई है क्या? बिल्कुल नहीं की गई। मैं बता देता हूँ, इस पहल की जो शुरुआत की है, इस पहल की जो शुरुआत की गई है UNODC। UNODC का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, इंटरपोल द्वारा इसकी शुरुआत नहीं की गई। अब जानते हैं ये E4J इनिशिएटिव है क्या। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं UNODC, जिसके बारे में मैंने बताया, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम द्वारा लॉन्च की गई है। किसके लिए? देखो, प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ लॉफुलनेस। ठीक है, एक कानूनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ देख सकते हैं महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन जुड़ा हुआ है इससे, दोहा डिक्लेरेशन, याद रखना, दोहा डिक्लेरेशन है यहाँ पे, दोहा घोषणा पत्र। अब यहाँ पे देख सकते हैं E4J, एजुकेशन फॉर जस्टिस नाम है इसका, जिसको लिखा जाता है E4J भी बोला जाता है। तो देख सकते हैं ये द एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव सीक्स टू प्रिवेंट क्राइम, जो क्या है, क्राइम को रोकना है, और प्रमोट ए कल्चर ऑफ लॉफुलनेस, एक संस्कृति के जो माहौल को, कानूनी संस्कृति के माहौल को बढ़ावा देना है थ्रू एजुकेशन, मतलब शिक्षा के जरिए क्राइम को रोकना और एक कानूनी संस्कृति के माहौल को बढ़ावा देना। डिज़ाइन फॉर जो शिक्षा है वो किसके लिए डिज़ाइन की गई, जैसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी के लिए और टर्शरी लेवल पे। तो बेसिकली जो हम एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्राइम को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है E4J। और हो सकता है ये प्रीलिम्स में इस बार आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए, पीटी के लिए ज़रूरी है। ऊपर भी यहाँ देख सकते हैं E4J लिखा है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एंथूरियम, जो हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में रहा, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में से एक रहेगा इस बार पीटी के लिए। देखिए प्रश्न क्या है। यह वायु से जहरीले पदार्थों को हटाने की विशेषता रखने वाला एक विशेष समुद्री कीट है। दूसरा, यह वायु से जहरीले पदार्थों को हटाने की विशेषता रखने वाला एक सुंदर पौधा है। तीसरा, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला एक सूक्ष्म जीवाणु है।
सूक्ष्म जीवाणु, और डी अंतरिक्ष में खोजा गया लिथियम से युक्त विशाल तारा। आपको बताना है कि एंथूरियम के बारे में जो अभी हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में बना हुआ है, इन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा इसके लिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब ये वायु से जहरीली पदार्थों को हटाने की विशेषता रखने वाला एक सुंदर पौधा है एंथूरियम। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। जानते हैं क्यों बनाया मैंने इस पे प्रश्न। ये देखिए, पीआईबी में प्रकाशित खबर है कि एनआईएफ ने केरल की महिला नव प्रवर्तक द्वारा तैयार अधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथूरियम की नई किस्म को बढ़ावा दिया है। तो बेसिकली क्या है, ये एक क्या है, फ्लावर वाला प्लांट है ये, ठीक। नाम क्या है, एंथूरियम। इस बात को याद रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एंथूरियम के बारे में मैंने स्लाइड लगाई है। दिखता कैसा है आप देख सकते हैं, ये प्लांट ऐसा दिखता है। और केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला नवप्रवर्तक इनोवेटर है डी वासिनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले एक फूल एंथूरियम की 10 किस्मों को तैयार किया है। देखते हैं फिर इसके बारे में और क्या है। घरों के भीतर रखे जाने वाले सजावटी पौधे के रूप में इसके उपयोग के कारण इसके विभिन्न किस्मों की ज़बरदस्त मांग है बाजार में। उसके बाद एंथूरियम दुनिया की बेहतरीन घरेलू फूलों के पौधों में से एक है। वे दिखने में सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं। देखिए क्या खास खूबी है इनकी, हवा को शुद्ध करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, टोल्यून, जाइलिन और एलर्जी जैसे हानिकारक वायुजन रसायनों को ये हटाते हैं वातावरण में से। और हवा से जहरीली पदार्थों को हटाने की खासियत के कारण नासा ने इन्हें शुद्ध हवा वाले पौधे की सूची में भी रखा है। और अत्यधिक सुंदरता और गुणों के कारण एंथूरियम का काफ़ी आर्थिक महत्व है और इसलिए इसे अच्छा बाजार मूल्य भी प्राप्त होता है। तो एंथूरियम को याद रखेंगे। इस टाइप की चीज़ें यूपीएससी पूछता है, आप सभी जानते हो। पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन भी उठा के देख लेना। एक डिफरेंट सा टर्म लेके हमारे सामने आता है यूपीएससी और हमें पता भी नहीं चलता कि वो था क्या, ठीक है। क्योंकि हम तो डेली बेसिस पे ही एमसीक्यू बना रहे हैं, कोई भी सोर्स नहीं छोड़ रहे, इसलिए उम्मीद करूँगा कि हमारी रेंज से कोई इस टाइप का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न पर। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लिथियम बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस अर्थात बीबीएन से उत्पन्न 3 मौलिक तत्वों में से एक है। दूसरा, हाल ही में शोधकर्ताओं ने तारों में लिथियम की वृद्धि को तारों के केंद्र में हीलियम एवं नाइट्रोजन के जलने से संबद्ध किया है। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से सही उत्तर क्या होगा। क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत। तो याद रखना पहले कथन के बारे में क्या लिखा है, लिथियम बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस से उत्पन्न 3 मौलिक तत्वों में से एक माना जाता है इसको। बाकी बताऊंगा बाकी दोनों तत्व कौन है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसमें लिखा है हाल ही में शोधकर्ताओं ने तारों में लिथियम की वृद्धि को तारों के केंद्र में हीलियम और नाइट्रोजन के जलने से एसोसिएट किया है। बिल्कुल इसमें नाइट्रोजन गलत है, हीलियम सही है, ध्यान रखेंगे। तो अब ये पूरा दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा नाइट्रोजन को काटते ही, कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने तारों में लिथियम की वृद्धि को तारे के केंद्र में हीलियम के जलने से संबद्ध किया है। देखते हैं इस प्रश्न का आधार क्या है। ये देखिए पीआईबी में प्रकाशित खबर है कि आईआईए के वैज्ञानिकों ने तारों के बीच के अंतरिक्ष में लिथियम की उपलब्धता का संबंध लिथियम संपन्न विशाल तारों से जोड़ा है। देखते हैं, ये 2 पैराग्राफ है, इनको एक बार पहले वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको आईआईए के नाम से भी जाना जाता है, के शोधकर्ताओं ने सैकड़ों लिथियम संपन्न विशालकाय तारों की खोज की है, जिससे पता चलता है कि तारों में लिथियम का उत्पादन हो रहा है और वे तारों के बीच के माध्यम में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है। महत्वपूर्ण ये जानकारी है, महत्वपूर्ण खोज है।
उन्होंने लिथियम की इस वृद्धि को तारों के केंद्र में हीलियम के जलने से संबद्ध किया है। यहीं से मैंने सेकंड स्टेटमेंट बनाया था, जिसमें बस मैंने नाइट्रोजन लिख दिया था, वो नाइट्रोजन गलत था। तो उन्होंने लिथियम की इस वृद्धि को किससे जोड़ा है? तारों के केंद्र में जो हीलियम के जलने से जोड़ा है, जिसे लाल तारा यानी रेड क्लम्प जॉइंट के रूप से जाना जाता है। और इस प्रकार इससे विशाल लाल तारों के विकास के नए आयाम खुलते हैं। ये बात लिखी है पीआईबी में, ये वैज्ञानिकों ने खोज किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के। अब यहाँ देख लेते हैं, जो मैंने एक और स्टेटमेंट बनाया था कि बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के बारे में, यहाँ पे कुछ लिखा है, देखिए, लिथियम बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस अर्थात BBN से उत्पन्न 3 मौलिक तत्वों में से एक है। और जो अन्य 2 तत्व कौन से हैं हमारे? हाइड्रोजन और हीलियम। तो 3 तत्व हो गए, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है? हाल ही में किस देश में कोविड-19 के इलाज के रूप में मिरेकल क्योर के रूप में हर्बल टी वितरित की जा रही है? मतलब उसको एक बेहतरीन इलाज माना जा रहा है उस हर्बल टी को, कोविड-19 का। आपको बताना है वो कौन सा देश है? सोमालिया, मेडागास्कर, केन्या और बुर्किना फासो। बताइए, सोमालिया, मेडागास्कर, बुर्किना फासो और केन्या में से सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेडागास्कर। याद रखेंगे इसको। देखते हैं इस MCQ क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज के द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर है, मेडागास्कर हैंड आउट्स मिरेकल क्योर। देखियो क्या मानना है मेडागास्कर का? मेडागास्कर सोल्जर्स, मेडागास्कर में जो सैनिकों द्वारा वेंट डोर टू डोर, घर घर जाके, अंतानानारिवो, ये वहाँ की कैपिटल है, डोलिंग आउट सेसेज ऑफ हर्बल टी टॉटेड बाय प्रेसिडेंट है वहाँ के एंड्रे रजोलिना एज ए पावरफुल रेमेडी अगेंस्ट कोविड-19। इसको कोविड-19 के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा उपचार माना जा रहा है, उनका मानना है ऐसा। दिस हर्बल टी गिव्स रिजल्ट इन 7 डेज, उनका मानना है कि 7 दिन में रिजल्ट दे देगी। और देखो क्या दावा किया जा रहा है, वी कैन चेंज द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। मेडागास्कर का मानना है कि संपूर्ण इतिहास को बदल देंगे, विश्व इतिहास को। इतना मिरेकल है ये हर्बल टी। कितनी सच्चाई है वो तो नहीं जानते, लेकिन ऐसे कुछ दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। ये देखते हैं मेडागास्कर। जैसे कि मैंने जब अफ्रीका की मैपिंग कराई थी लॉकडाउन मॉड्यूल में, मैंने मेडागास्कर दिखाया था, उसकी कैपिटल भी दिखाई थी। ये देखिए, ये मेडागास्कर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं देखो एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी होगा। यहाँ पे एक जलधारा जाती है अफ्रीका की मुख्य भूमि और मेडागास्कर के बीच में। उस जलधारा का क्या आप में से कोई नाम बता सकता है? ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा। जलधारा किस नाम से जानी जाती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच में एक जलधारा बहती है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगला प्रश्न है, और प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के अनुसार केवल केंद्र सरकार के पास गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की शक्ति है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अनुसार राज्य सरकारें पारिश्रमिक मूल्य अर्थात रेम्यूनरेटिव प्राइस निर्धारित कर सकती है, जो कि न्यूनतम मूल्य की तुलना में उच्च होना चाहिए। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में है न्यूज़पेपर में ये। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा है केवल केंद्र सरकार के पास गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की शक्ति है। ये गलत है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के पास भी शक्ति है। ठीक है। और सेकंड क्या है? बेंच ने क्या बोला है कि राज्य सरकारें रिम्यूनरेटिव प्राइस फिक्स कर सकती है, जो कि मिनिमम सपोर्ट, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा वो उससे उच्च होना चाहिए। ये उसका बेंच का डिसीजन है, उसका मानना है। ये देखते हैं इस MCQ के आधार को। ये देखिए,
द हिंदू में प्रकाशित खबर है, सेंटर इट्स स्टेट कैन फिक्स शुगर केन प्राइस से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी शुगर केन के मूल्य को निर्धारित कर सकती है। देखते हैं, 3 ही पैराग्राफ में सब समझ में आ जाएगा इस न्यूज़ के। देखिए क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक संवैधानिक पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसने वेडनेसडे को कहा दैट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास पावर है टू फिक्स, निर्धारित करने की, द प्राइस ऑफ शुगर केन अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही जो गन्ने के मूल्य का निर्धारित करने की शक्ति है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मानना है। वेडनेसडे को ये उन्होंने डिसीजन दिया। फिर देखिए क्या लिखा है, हाउएवर, हालांकि 5 जजों की जो ये बेंच थी संवैधानिक, जिसको कौन लीड कर रहे थे, जस्टिस अरुण मिश्रा, काफ़ी चर्चा में रहे अपने कुछ डिसीजंस के कारण, सेड दैट इवन दो ए स्टेट कैन नॉट फिक्स अ मिनिमम प्राइस। देखो बेंच ने क्या बोला है कि राज्य सरकारें मिनिमम, वैसे तो अधिकार है कि सेंटर भी तय कर सकता है और राज्य भी, लेकिन राज्य सरकारें एक कंडीशन में फिक्स नहीं कर सकती उसके मूल्य को, कब, मिनिमम प्राइस इफ द सेंटर हैज़ ऑलरेडी फिक्स्ड इट। मतलब अगर केंद्र सरकार ने पहले ही गन्ने का मूल्य तय कर दिया है, मिनिमम प्राइस तय कर दिया है, तब राज्य सरकारें उसका मिनिमम प्राइस तय नहीं करेगी। ठीक है, द स्टेट इज ऑलवेज वेलकम टू फिक्स द एडवाइज प्राइस। लेकिन जो स्टेट्स के पास एडवाइज प्राइस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रिम्यूनरेटिव प्राइस भी बोला जाता है, उसको तय करने की उनके पास क्या है, बिल्कुल शक्ति है, वो इसको तय कर सकते हैं। और इसके बारे में फिर क्या बोला, जो रेम्यूनरेटिव प्राइस होगा शैल ऑलवेज बी हायर देन द मिनिमम प्राइस, ये हमेशा न्यूनतम मूल्य से अधिक होगा, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ, जो कि किसके प्रावधानों के अनुरूप होगा, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 इशू अंडर द सेक्शन 16 ऑफ उत्तर प्रदेश शुगर केन रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड परचेज एक्ट 1955। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए जानकारी रहेगी, प्रीलिम्स में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और गन्ने को लेकर काफ़ी वैसे बहुत चर्चाएं रहती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, विकास बैंक अर्थात डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये गहन निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। दूसरा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश का प्रथम विकास बैंक है। तीसरा, ये बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों से मांग जमाए स्वीकार करते हैं। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ये नहीं है, यहाँ पे पूछा है मैंने कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या है। सही पूछा है मैंने, ये टाइपिंग एरर है, नहीं सही नहीं, बल्कि मैंने पूछा है व्हाट इज राइट, क्या सही है, ये बताना है आपको। ए, बी, सी या डी में से जो भी सही उत्तर होगा कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताना। अब देखिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और एक प्रश्न मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण बताया था। प्रश्न था जूनोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला था, यह जानवरों से इंसानों में संक्रमित होने वाली बीमारियों का नाम है, बिल्कुल सही है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार मनुष्यों में होने वाले लगभग 60% जो संक्रामक रोग है जानवरों से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है, ये मानना है UNEP का। तीसरा, जूनोटिक रोगों का उद्भव प्रायः पर्यावरण परिवर्तन या पारिस्थितिकी गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है, ये भी कथन सही है। तो ये तीनों ही कथन सही है। और मैंने क्या पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है। तो गलत तो कोई भी नहीं है, तीनों ही सही है। तो इसलिए जो उत्तर हुआ वो डी हुआ। ज़्यादातर बच्चों ने डी ही ऑप्शन चुना और सही जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड लक, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है आप लोगों की, लगातार बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे। निर्माण आईएएस के डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।